हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आपका एग्जामिनेशन कल है और अभी तक आप लोगों ने सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। मैंने कल आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 10, 11, 12 रिवीजन करा दिया। कल शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनवा दिए। कंप्लीट पार्ट ए का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। अभी केस स्टडीज डाल रहा हूं। आज का पूरा दिन जम के मेहनत कर लो। पूरा का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, पॉजिटिव नोट्स के साथ, पॉजिटिव मोटिवेशन लेके, और डेफिनेटली देखना आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। दो चीज बिल्कुल मिस मत करना। एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट है, उनको बिल्कुल मिस नहीं करना। और कल सुबह की जो लाइव क्लास है ना, बिल्कुल मिस मत करना। पार्ट बी जो सबसे ज्यादा टफ लगता है, कल सुबह बहुत अच्छे से पार्ट बी का पूरा रिवीजन करेंगे, ए टू जेड कंप्लीट। ठीक है, फिलहाल इन 3 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज बना लेते हैं। हर चैप्टर के 5-5 केस स्टडीज दे रखे हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे केस स्टडीज तो कल ही कवर करा दिया था आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी बस आपको 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर से बनाते चले जाते हैं। तो सबसे पहला है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे सबसे पहले आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी बॉडी। आप सबको पता है जो रेगुलेटरी बॉडी है वो सेबी है, विच हैज बीन हाईलाइटेड अबव. It was established by the government in 12th of April 1988, is an interim administrative body to promote orderly and healthy growth of securities market for investors protection. It was given statutory status in 1992 through an act of parliament. तो सेबी का एक्ट बन गया। तो आपको बताना है क्लास की वो कौन सी बॉडी की बात चल रही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी की बात चल रही है। आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताना है सेबी के। सेबी को फॉर्म क्यों किया गया, उसके 3 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में ही बताया था। सेबी के ऑब्जेक्टिव और सेबी के जो फंक्शंस हैं वो पक्का पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे, आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव लिखवाए थे, एनी 3 ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। स्टेट एनी 2 फंक्शंस दैट परफॉर्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि कौन से फंक्शंस की बात चल रही है, डेवलपमेंट फंक्शन। तो सेबी के जो डेवलपमेंट फंक्शन है उसके आपको कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखने हैं, कोई भी 2 पॉइंट आपको डेवलपमेंट के लिखने हैं बाय रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि जो सेबी है उसके 2 डेवलपमेंट फंक्शन। जैसे वो ट्रेनिंग कराता है ना, इंटरमीडिएट्स की ट्रेनिंग कराता है, ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करता है, अंडरराइटिंग को ऑप्शनल बनाता है। तो ऐसे आपको कोई भी 2 पॉइंट लिखने हैं जो आपको ठीक लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द मार्केट इन विच द कंपनी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बीइंग ट्रेड। देखो यहां तो मैं बिना केस स्टडी को पढ़ के बता दूंगा। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जहां पे ट्रेड किया जाता है वो स्टॉक मार्केट है, यानी कि सेकेंडरी मार्केट, राइट। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के लिए कौन सा मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के लिए कौन सा है, सेकेंडरी मार्केट। लिखो सेकेंडरी मार्केट, है ना। प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए, न्यू सिक्योरिटीज के लिए प्राइमरी मार्केट होता है। तो ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। फिर नेम द मार्केट थ्रू विच द कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल ऑफ 200 करोड़ फॉर इट्स न्यू बिजनेस। भाई न्यू बिजनेस है तो वो क्या हो गया आपका, प्राइमरी मार्केट। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। हितेश लिमिटेड इज अ वेल नोन कंपनी इन द सीमेंट इंडस्ट्री सिंस 1999. The company has an authorized capital of 100 करोड़ की कैपिटल इनके पास है and is listed with a reputed stock exchange. The value of its shares increasing day by day. कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ना दिन ब दिन बढ़ रही है due to increase in demand for cement. Now the company wants to enter in car manufacturing business. For this requires 200 crore. The finance manager of company decide to raise the capital by public issue. तो यहाँ पे क्योंकि ये नया बिजनेस है तो नया आईपीओ निकलेगा, तो ये प्राइमरी मार्केट से ही फंड्स को रेज करेंगे। और डिस्टिंग्विश डिफरेंट करना है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में किसी भी 2 बेसिस पे, चाहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो चाहे ड्यूरेशन हो, किसी बेसिस पे भी 2 बेसिस पॉइंट ऑफ बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको इंपोर्टेंट डिफरेंस के अंदर बताया प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट और मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट का डिफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है इस साल के पेपर में। मे भी तुम्हें कल पेपर में यही सेम टू सेम पॉइंट देखने को मिल जाए। ठीक है, डिफरेंस ध्यान रखना। स्टेट 2 फंक्शन परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल मार्केट इन द अबव केस। फाइनेंशियल मार्केट के 2 फंक्शंस आपको बताना है और 2 मोर फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अदर देन दोस। तो स्टॉक एक्सचेंज के 2 मोर फंक्शन बताना है। कुल मिला के financial market is a market for certain exchange of financial asset. It helps to link the savers and with investors and direct available funds to the most productive investment opportunity. It also helps to easily purchase and sale of financial asset through stock exchange. The stock exchange not only helps in buying and selling of existing
securities but also educate capital about how investment in financial market can help you to yield good return. तो इस बेसिस पे आपको दो फंक्शन बताना है. तो पहला फंक्शन क्या हो गया, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, फाइनेंशियल मार्केट के दो फंक्शन बताने हैं, फाइनेंशियल मार्केट के, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, कि आपके पैसे का सबसे अच्छा यूज हो सके. और दूसरा है इसका जो है रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. बाकी इसके और भी फंक्शंस होते हैं, लाइक प्राइस को डिटरमाइन करना, प्राइस डिस्कवरी भी करता है. अच्छा, नाउ एक्सप्लेन टू मोर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अदर देन दो स्टेटेड अबव. स्टॉक एक्सचेंज के ना आपको दो फंक्शन लिखने हैं. तो स्टॉक एक्सचेंज के दो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, प्राइस को सेट करना, इक्विटी कल्ट, लोगों को एजुकेट करना है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इक्विटी कल्ट हो गया. और अच्छा, एजुकेट पब्लिक, हाउ अबाउट इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये एजुकेट पब्लिक ना हो चुका है, तो इक्विटी कल्ट आप नहीं डालोगे, है ना. आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू मोर फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज अदर देन दोज स्टेटेड अबव. तो यहाँ पे आप एक तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी लगा सकते हो, पहला पॉइंट प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरा है क्लास रेडी अवेलेबल, मतलब कि मार्केटेबिलिटी को ये प्रमोट करता है, राइट. मार्केटेबिलिटी को प्रमोट करता है और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है. आप लिक्विडिटी डाल दो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और प्राइसिंग को डिसाइड करता है. दो पॉइंट आप लिख सकते हो. तो कोई भी वो पॉइंट लिखने जो ऊपर डिस्कस नहीं हुआ है, राइट. तो ये हो गया आपका क्लास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी व्हिच हैव बीन डिस्कस अबव. तो जो ऊपर स्टेप्स दिए गए हैं वो बताना है. तो आप आंसर में भी ऐसे ही लिखोगे. आंसर क्या लिखोगे, द स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर फॉर buying and selling of securities have discussed above are. कौन कौन से दिए गए हैं, सबसे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, देखते हैं क्या क्या दिया गया है. राधिका गॉट 10 लाख रुपीज after selling her parental property which she got as a gift from her grandmother. Her friend advised her to invest in securities market. Radhika was unaware of procedure of the same. Her friend introduced to her in stock broker. तो सबसे पहला क्या होगा, selection of broker. सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर. कोई भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. ना आपको एक्सप्लेन करना है, ना आपको इन शॉर्ट स्टेट करना है. ओके, हु वाज रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. राधिका अप्रोच ब्रोकर, द ब्रोकर गाइड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट. तो ओपन, दूसरा बनेगा ओपन डीमैट अकाउंट, राइट. एज वेल एज बैंक अकाउंट भी खुल गया, वो तो खुलेगा, कोई स्टेप नहीं है. राधिका ओपन अ बैंक अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट विद एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक के साथ खोला गया, जो कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है. तो ये हो गया, दो ही पॉइंट इसके अंदर क्लास लिखा हुआ है ना, दो ही पॉइंट. फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्टेट द नेक्स्ट 4 स्टेप. तो आप, ये हो गया आंसर ए, ये हो गया आंसर बी. तो नेक्स्ट 4 स्टेप्स इन ट्रेडिंग प्रोसीजर आर, ऐसे लिखना है आपको आंसर. राइटिंग सुधार लेना, मैं तो फटाफट भगा रहा हूं बस, ठीक है. तो नेक्स्ट 4 स्टेप्स इन द ट्रेडिंग प्रोसीजर आर. तो नेक्स्ट 4 स्टेप जो है 3, 4, 5, 6. ओके, तो नेक्स्ट जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या होंगे, और रोमन में लिखना सारे के सारे नंबर, ठीक है. तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड. आप रोमन में लिखोगे ना तो वो ज्यादा सही है. कहीं पे क्या होता है कि एक आध पॉइंट कहीं कम भी लिखोगे ना तो रोमन में ना पकड़ा नहीं जाता, तो वो ज़्यादा आइडिया लगेगा नहीं वहाँ पे, और टीचर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा. तो नेक्स्ट 4 स्टेप कौन कौन से हैं, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर हो गया, ओपन डीमैट अकाउंट हो गया. फिर क्या करोगे आप, प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करोगे. फिर क्या होगा, मैच करेगा प्राइस, मैच प्राइस करने के बाद क्या होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा. फिर क्या मिलेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट नोट, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगा. तो इस तरीके से आपको पॉइंट आपको स्टेट. अब इन पॉइंट्स को लेकिन आपको एक एक दो दो लाइन में लिखना पड़ेगा, एक एक दो दो लाइन में इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट लिखा है. लेकिन ये जो 2 पॉइंट है सिर्फ आपको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है. 5th क्वेश्चन, बाई कोटिंग लाइन फ्रॉम द वर्ब पैरा स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. कोई भी फंक्शन, आपको स्टॉक एक्सचेंज के 4 फंक्शन बताने. स्टॉक एक्सचेंज एक्ट एज ए रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट. इट कंटिन्यूअस मार्केट वेयर सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड. अच्छा सुनो, देखो अब यहाँ पे ना सिक्योरिटीज को बॉट और खरीदा बेचा जाता है, यहां से लेकर यहां तक, इन्वेस्ट और डिसइन्वेस्ट या री इन्वेस्ट तक जो स्टॉक मार्केट का फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, सबसे पहला प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, प्रोवाइडिंग
लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी, ठीक है, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज है उनको लिक्विडिटी भी देता है और मार्केटेबिलिटी भी देता है। तो आंसर में आपको इसे एक्सप्लेन करना है पहले, है ना। एक्सप्लेन करने के बाद फिर आपको ये लाइन जो है ना यहां से यहां तक लाइन को कोट करके लिखना है। इस तरीके से आंसर करना होता है, मैं कई बार इस सीरीज में बता चुका हूं। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग गेट्स चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यू। तो आपका जो सेविंग्स है ना वो अच्छी जगह लग जाता है, टू इंश्योर दैट इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स सेफ और फेयर डील, है ना। अब यहां से लेकर यहां से टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स अ सेफ और फेयर डील इन द मार्केट, यहां से लेकर यहां तक जो है वो लिखोगे सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, कि आपकी ट्रांजैक्शन की सेफ्टी से एक्सप्लेन करना, फिर लाइन कोड कर दें। द मेंबरशिप ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड एंड इट्स डीलिंग वर वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द existing legal framework. It also ensure wider share of ownership by regulating new issues, better practices, taking effective steps in एजुकेटिंग पब्लिक अबाउट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जो है ना पॉइंट एजुकेटिंग इन्वेस्टमेंट, ये आपका आ जाएगा इक्विटी कल्ट, है ना, इक्विटी कल्ट यानी कि एजुकेटिंग अबाउट द पब्लिक, ये अलाइन आ गया। और कौन सा पॉइंट है क्लास यहाँ पे, बस ये 3 पॉइंट ही है यहाँ पे, और कोई पॉइंट दिख रहा है क्या यहाँ पे? अच्छा ये देख लो, थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट सेविंग्स गेट चैनलाइज्ड इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। यहां से थ्रू से लेकर यहां तक आप जो चौथा पॉइंट लिखोगे वो लिखोगे कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आप लिख के एक्सप्लेन कर देना और थ्रू से लेकर एवेन्यू तक आप इसको डाल देना, कोट कर देना लाइन। तो ये देखो मैंने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस थे फाइनेंशियल मार्केट के, वहां पे ले लिए। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके क्वेश्चंस आसान मिलेंगे, आप पढ़ के आराम से समझ जाओगे, दिक्कत नहीं आएगी लास्ट के 2 चैप्टर्स में। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 12 फंक्शंस याद करवाए थे ना, एनी 3 आपको लिखना है। पढ़ो जरा, वीडियो पॉज करके एक बार खुद स्टार्ट करो, एक बार वीडियो पॉज करो, शुरू करो। कोई भी 3 फंक्शंस आपको लिखना है, कोई भी 3। बीजे प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक शैम्पू विद द ब्रांड नेम प्योर शाइन, है ना। तो प्योर शाइन ब्रांड नेम को ये यूज कर रहे हैं। दिस नेम विल हेल्प कंपनी क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? ब्रांडिंग की। एक फंक्शन है मार्केटिंग का। To satisfy need customer in the target market, the company use natural ingredient like curry leaves, neem rice, etc. The focus of company on satisfaction of customer need to higher demand of shampoo, it decide to fix the lower price. तो ये वाला कौन सा हो गया? ये हो गया प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो सबसे क्रूशियल एलिमेंट है ना, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट इन कंपैरिजन टू द अदर शैम्पू अवेलेबल इन द मार्केट। प्राइस भी कम रखेंगे, कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे ये लोग, है ना। वेरियस प्रमोशन टूल, तो सेलिंग एंड प्रमोशन, इसका हो गया सेलिंग एंड प्रमोशन, ये भी एक क्लास पॉइंट है। और फॉर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन द कंपनी प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ कस्टमर केयर। कस्टमर केयर मतलब कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। बस ये 4 पॉइंट आपको फंक्शंस, अगर फंक्शन ही नहीं याद होंगे तो ये 4 पॉइंट कैसे लिखोगे? तो फंक्शन याद मैंने तुम्हें करा दिया था कल, आज इसका अच्छे से तुमको केस स्टडी बनवा दी। आइडेंटिफाई भी करना है और इन 4 के 4 पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी लिखो, चारों पॉइंट लिखे होने चाहिए कॉपी में, और 3-3 4-4 लाइन सबके बारे में एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। सर लिखना नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल डाल दो, एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दो, खत्म बात। एक एग्जाम्पल दे दोगे ना तो टीचर को कॉपी भरी भरी लगेगी। आइडेंटिफाई भी करना है, एक्सप्लेन करना है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग व्हिच आर नॉट परफॉर्म बाय द मार्केटिंग टीम। अब वहां पे क्या बोला था कि वो बताओ जो ऊपर हो रहा है डिस्कस, अब क्या कह रहा है? जो डिस्कस नहीं हो रहा। स्मार्ट वॉच इज अ वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केटिंग स्मार्ट वॉचेस फॉर एडल्ट। द कंपनी नाउ वांट्स टू मैन्युफैक्चर स्मार्ट वॉचेस फॉर चिल्ड्रन ऑल्सो। फॉर दिस गैदर और एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, तो ये तो नहीं आएगा। डिड मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी हो गया, डेवलपमेंट भी हो गया, स्टैंडर्डाइजेशन भी हो गया। ऑल्सो डिसाइड टू पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, pricing, warehousing, transportation and distribution of smart watches. Even after doing all the above stated activity, company is not picking up sales. Sales नहीं बढ़ रहा. The chief executive officer of company asked the marketing manager to find out the reason. भाई sales क्यों नहीं बढ़ रही? तो reason जो है वो find out करो. The marketing manager investigated the market and found out the marketing team not perform 2 important functions of marketing. तो सारी चीजें हो गई, लेकिन इन्होंने कहीं भी customer
सपोर्ट सर्विसेज का नाम नहीं लिया। सच कहूं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का नाम नहीं लिया, इन्होंने प्रमोशन और सेलिंग का भी नाम नहीं लिया। तो ये 2 पॉइंट है जो इन्होंने डिसाइड नहीं किया, जिसकी वजह से रिपीट सेल्स नहीं आ रही है। और ध्यान रखना, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का नाम हमेशा रिपीट सेल्स से जुड़ा हुआ है। कस्टमर सपोर्ट सर्विस अच्छी रखोगे तो बार बार सेल्स आएगी। सेकंड का हो गया। थर्ड, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बतानी है। जो 5 फिलॉसफी थी ना, प्रोडक्ट प्लेस, ये सब, सेलिंग, मार्केटिंग, वो सब। तो ब्यूटी प्रोडक्ट लिमिटेड इज अ नेचुरल एंड एथिकल ब्यूटी ब्रांड फेमस फॉर ऑफरिंग ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर मेन, है ना, वुमेन। The company use plant-based material for its production and is number 1 beauty brand in the country. It is not only satisfy the customer need, but believe that overall protection of the planet. Planet की बात भी कर रही है, customer की बात भी कर रही है, तो societal marketing कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करती है। आपको बस पहचानना है, तो ऑब्वियसली 1 नंबर का होगा, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो ये 3 नंबर का भी बन सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग परफॉर्म बाय सूरज। कौन सा फंक्शन है? सूरज इज अ स्मॉल एंटरप्रेन्योर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेयर वैक्स। ही फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 ग्राम जो है वो 250 है, 250 है। ही डिसाइड टू कीप द मार्जिन 15% एज प्रॉफिट। मोर एवर ही हैज एसेस दैट देयर इज अ फ्री कॉम्पिटिशन इन दिस प्रोडक्ट सेगमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ there is a free competition in the context of the above case। बताना है क्लास की ये कौन सा जो है पॉइंट है। briefly explain 2 factors that he is talking about consideration while performing the functions identified above। तो सबसे पहले ना आपको आइडेंटिफाई करना ये कौन से फंक्शन की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग बीइंग और 2 factors that he is talking consideration while performing the function। तो बताओ क्लास, 4th क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये किसकी बात कर रहा है? प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट की। और 2 फैक्टर्स कौन कौन से? ए का आंसर, फिर बी का आंसर ये है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की बात कर रहा है। और सेकंड क्या कर रहा है क्लास यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन है ना, पैसों की बात कर रहा है। देखो मैं तुम्हें हाईलाइट करके दिखाऊं, देखो पैसों की बात कर रहा है सबसे पहले तो यहाँ पे, है ना। फ्री कंपटीशन, ये रहा फ्री कंपटीशन की बात कर रहा है। फिर ये प्राइस की बात भी कर रहा है, 100 ग्राम 250 की। तो प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट टॉपिक है। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्राइस को अफेक्ट करेंगे? वो है कंपटीशन और प्रोडक्ट की कॉस्ट। कॉस्ट ज्यादा, प्राइस ज्यादा, कॉस्ट कम, प्राइस कम। कंपटीशन ज्यादा, प्राइस कम, कंपटीशन कम, प्राइस ज्यादा। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स बीइंग डिस्कस इन द अबव लाइन। तो मार्केटिंग मिक्स के 4 कंपोनेंट है, 4 पीस। इन 4 में से कौन सा है? ट्रेडिशनल ट्रेड और किराना स्टोर्स कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बिजनेस इन इंडिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड is the market leader in FMCG with others over 60 lakh outlets। so जो 60 lakh outlets, कितना बड़ा पॉपुलर ब्रांड है। तुम्हारे घर पे 100% कोई ना कोई सामान HUL का जरूर होगा, पीछे देखना पड़क के लिखा रहेगा। अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एस्टिमेट, पतंजलि प्रोडक्ट आर currently available in 2 lakh traditional retail outlet। availability of the product is single largest driver of FMCG sales। shopper research suggests that 30 to 40% of consumers shift preference if the favorable brand is not available at the store। तो ये स्टोर पे अवेलेबिलिटी की बात करता है। तो कौन सा कंपोनेंट है? प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, कि कहां कहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल है। उनके 60 लाख आउटलेट पे अवेलेबल है और पतंजलि के 2 लाख आउटलेट पे अवेलेबल है। तो जितना ज्यादा आउटलेट पे, जितने ज्यादा दुकानों पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा, उतनी ही सेल क्या करेगी? पिक करेगी। तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया। स्टेट 2 डिसीजंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई। तो 2 डिसीजंस आपको बताने हैं। तो जैसे मान लो वेयर हाउसिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया और इन्वेंट्री हो गया, ठीक है। और ऑर्डर प्लेस भी होता है और ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, बट फिलहाल आप 2 लिखोगे तो एनी 2 आप लिख देना। नेम द टाइप ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल, देखो जो एफएमसीजी गुड्स होता है ना, उसके लिए क्या होता है? कंपनी, कंपनी के बाद ना होलसेलर आता है, होलसेलर के बाद रिटेलर आता है, रिटेलर के बाद आता है कंज्यूमर। तो अगर आप ऐसा बना के दिखाओगे ना, तो यकीन मानो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले आंसर डालना, आंसर ए यहाँ पे आइडेंटिफाई प्लेस मिक्स या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। आंसर बी में ये लिख देना है क्लास, आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, इन शॉर्ट लिखना है बस, एक एक 2 लाइन। फिर टाइप बताना है कि इनडायरेक्ट चैनल है, और इनडायरेक्ट चैनल में क्लास यहाँ पे ये बना के दिखा दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। या फिर आप लिख देना कि इसमें 2 मिडिलमैन होंगे, होलसेलर और रिटेलर। एफएमसीजी गुड्स के लिए 2 मिडिलमैन होते हैं। अब आते हैं चैप्टर 12, लास्ट चैप्टर है, इसकी भी मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडी बनाते हैं और पूरा खत्म करते हैं। फिर कल सुबह एक धमाकेदार लाइव रिवीजन करेंगे। आज भी बहुत सारी वीडियोस दिन में आने वाली हैं। तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है, जो डिमांड
डिमांड है, सब लिख डालो कमेंट सेक्शन में। देखना बीएसटी का पेपर इतना बेहतर जाएगा ना, फिर इको और अकाउंट्स में गैप है, वहां की भी धमाकेदार स्ट्रेटेजी लाके उसको भी अच्छे से करा दूंगा। तुम्हारा पूरा का पूरा 3 सब्जेक्ट अच्छा जाएगा, ना कि 12th में, सीयूईटी में भी। फटाफट इसके क्वेश्चन बनाते हैं। Ishan wanted to buy 5 liter of mustard oil before he want to go to market, or he suffered and he surfed the internet की सर्फिंग की उसने, find out the various brand of mustard oil available। ये बहुत अच्छा काम किया कि कौन कौन से अवेलेबल है। Visiting retail shop he could find 5 different brand of mustard oil, but to his surprise only one of them had FSSI mark। एक ही में मार्क है, which he decide to buy, जो बाय कर रहा है। अच्छा आदमी है यार, मार्क देख के बाय कर रहा है। he read the label, अब लेबल भी पढ़ रहा है, find out the price, weight, सब चीज पढ़ रहा है। while paying for the oil he ensured that cashier give him cash memo भी ले रहा है। ईशान was responsible consumer, yes आपको पूछा जा रहा है, yes he is responsible consumer। state any 4 responsibility that ईशान keep in mind while purchasing the mustard oil। 4 बताओ। सबसे पहला क्वालिटी एश्योरेंस के मार्क देख रहा है, वो FSSI मार्क देख रहा है, यानी कि ये क्वालिटी जो है, कॉर्टियस कंज्यूमर है, सावधान है, हर चीज इंटरनेट पे पढ़ के जा रहा है। ही एसेट हिमसेल्फ इनटू अ फेयर डील। और चौथा जो पॉइंट है वो है क्लास यहाँ पे, ही रेड लेबल, और लास्ट है क्लास कैश मेमो, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। ये 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। इनके अलावा अगर आपको कोई पॉइंट लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो, बट ये 4, इस 4 पॉइंट को देख के मुझे लग रहा है ये फॉलो कर रहा है, इसीलिए ईशान जो है वो एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर है। सेकंड, विच ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एजेंसी हैड अनुज अप्रोच। तो सामान की कीमत देख लेते हैं। अनुज आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च पेड एसएस डेवलपर्स एडवांस ऑफ 2 करोड़। 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम की कीमत है तो वो कहां जाएगा? स्टेट कमीशन में। स्टेट एनी 3 रिलीफ अनुज लाइकली टू गेट इफ द कंज्यूमर कोड इज सेटिस्फाइड विद द कंप्लेन। तो अब बाद में क्या लिखा हुआ है? to build a lavish house for him, they promised to deliver the property within 18 months। At the end of the 18 month, Anuj asked for the delivery of property many times, but developer ने जो है property नहीं दी। Anuj realized that कि उसको साथ fraud हुआ है और वो क्लास property नहीं ही दे पाएंगे बिल्कुल। Anuj ask refund, वो refund के लिए बोलते हैं, वो मना कर देते हैं, तो क्लास वो कोर्ट में कंप्लेन फाइल करता है। तो सामान 2 करोड़ का है तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा। रिलीफ क्या क्या मिलेगा? रिफंड वापस मिलेगा इसको, जो भी नुकसान हुआ है कोर्ट कचहरी का, जो भी कॉम्पनसेशन, जो भी नुकसान हुआ वो वापस मिलेगा। या फिर क्लास ये जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने दी है उसको बंद किया जाएगा, कंपनी ऐसी एक्टिविटी दोबारा नहीं करेगी, वो प्रॉमिस करेगी। ऐसे आपको कोई भी जो भी रिलीफ हमने पढ़ रखे हैं, यू हैव टू राइट एनी 3 रिलीफ, दैट्स इट। 3 रिलीफ आपको लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंज्यूमर राइट। आपको राइट बताना जो वॉयलेट हुआ है डॉक्टर्स बाय द डॉक्टर्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इन द अबव सिचुएशन। रोनित राज एक मार्केटिंग मैनेजर है, पेशेंट है डायबिटीज का, उसे डायबिटिक है, और विच ही टेक मेडिसिन रेगुलरली। वन डे ऑन हिज टूर टू पटना ही मेट अप विद एन एक्सीडेंट एंड वाज हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू डॉक्टर्स नेग्लिजेंस। डॉक्टर की नेग्लिजेंस है और डेलिगेट नर्व ऑफ द राइट लेग वाज कट। अरे लो, उसकी नसी काट दी, ठीक है, जिसकी वजह से उसे पूरे साल जो है वो मतलब वो डिसेबल रहेगा, उसको दिक्कत होगी पूरे साल। तो ये कौन से राइट की क्लास उल्लंघन हुआ है? सेफ्टी। ये कौन से राइट का उल्लंघन हुआ है क्लास? राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी। और आपने क्लास आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोला, ये ऑब्वियसली 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलता तो भैया आप इसे फिर एक्सप्लेन भी करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, स्टेट द कंज्यूमर राइट विच सुमन एक्साइज। कौन से राइट को एक्साइज किया है, कौन से राइट को फॉलो किया है? सुमन बॉट अ बॉक्स ऑफ चीज ऑफ रेप्यूटेड ब्रांड फ्रॉम अ लोकल शॉपकीपर। ऑन ओपनिंग द बॉक्स शी फाउंड अ पीस ऑफ स्टोन इन चीज। चीज के अंदर स्टोन, यानी जान उसको पथरी हो जाएगी भैया। शी रिपोर्टेड द मैटर टू शॉपकीपर हु फॉरवर्ड हर कंप्लेन टू कंसर्न कंपनी। Within a week, the representative company visited Suman residence। घर आके माफी मांगता है क्लास और रिप्लेसमेंट करता है न्यू चीज पैक से 4 अदर वेराइटीज के साथ कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। तो सीक रिड्रेसल, ठीक है, ये क्या कौन सा राइट है? सीक रिड्रेसल, ठीक है, सीक रिड्रेसल, यानी कि आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है अगर आपके साथ गलत हुआ है तो। लास्ट, प्रखर परचेज ISI मार्क इलेक्ट्रॉनिक आयरन फ्रॉम भरत इलेक्ट्रिकल्स। वाइल यूजिंग ही फाउंड दैट इट वाज नॉट वर्किंग। भाई काम नहीं कर रहा आयरन जो है, ठीक है। He approached the seller, seller को अप्रोच किया, कंप्लेन किया। The seller satisfy प्रखर, seller कहता है ठीक है भाई मैं तो आपको जानता हूं, आप तो हमेशा ले जाते हो, तो मैं मैन्युफैक्चरर से बोलूंगा इसे रिप्लेस करके दे। मैन्युफैक्चरर रिफ्यूज कर दिया रिप्लेस, और भारत इलेक्ट्रिकल ने डिसाइड किया कि भाई मैं कंप्लेन फाइल करूंगा कोर्ट में। मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया कंप्लेन सिर्फ कंज्यूमर फाइल कर सकता है। तो अगर मैंने दुकानदार से लिया है तो दुकानदार कंप्लेन फाइल नहीं करेगा, मैं कंप्लेन फाइल करूंगा। दुकानदार मैन्युफैक्चरर को कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो कंज्यूमर है ही नहीं, उसने तो रीसेल के लिए लिया था। कंज्यूमर मैं हूं तो मैं ही कंप्लेन फाइल करूंगा। तो कैन भारत इलेक्ट्रिकल फाइल अ
कंप्लेन? सो आंसर इज नो, ही कांट फाइल अ कंप्लेन बिकॉज ही इज नॉट अ कंज्यूमर. इसने सामान को लिया था रीसेल पर्पस से, ही परचेज गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, सो ही इज नॉट ए कंज्यूमर, सो ही कांट रेज एनी कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट. तो पहला हु कैन फाइल अ कंप्लेन, फिर कौन कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? एक तो कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, ठीक है. कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है क्लास? कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, डेथ हुई सी कंज्यूमर, उसका जो वारिस है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है. स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेन फाइल कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लेन फाइल कर सकती है. तो 3 4 5 नाम जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आप लिख देना, वही कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. दैट्स इट. आज हमने क्लास 4 वीडियोस के अंदर कंप्लीट जितनी भी केस स्टडीज पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर था अच्छे से करा दिया. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अब आज का दिन है, मैं फिर से जा रहा हूँ और चीज़ों को रिकॉर्ड करने एज पर स्केड्यूल. आप भी लगे रहो काम पे, मैं भी मेहनत करता हूँ. कल सुबह आते हैं, फ्रेश माइंड से रिवीजन करेंगे, सब कुछ अच्छे से रिवीजन करा दूंगा. 2 घंटा ब्रेक देना, मतलब जब घर से निकलो तो कुछ मत पढ़ना. डेफिनेटली पेपर अच्छा जाएगा, पॉजिटिव रहना. डेफिनेटली एग्जामिनेशन बाहर आओगे ना, आपको मेरी याद आएगी. सुनील सर ने कहा था पेपर जैसा सुनील सर ने बताया पेपर वैसा ही आया. बहुत आसान, बहुत एवरेज पेपर तुम्हें देखने को मिलेगा. 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ट्रिकी पूछेगा, बट ओवरऑल पेपर टाइम से हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है. और आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे. मैं एमसीक्यू लेके आने वाला हूं अभी इसके 1 घंटे के अंदर अंदर. आप इसके एमसीक्यू भी देख लो, सारे एमसीक्यू देख लो, सारे रिवीजन वीडियो देख लो, 3 मॉक्स बना लो. इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये मैं दावा दे रहा हूँ. कल का पेपर डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा जाएगा. प्लस प्लीज मुझे भी बहुत मोटिवेशन की जरूरत है. चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और कमेंट करो, अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करो. इससे बेहतर तैयारी करवाऊंगा आपकी आगे के इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के सब्जेक्ट में. तो डोंट वरी, भरोसा रखो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय.